हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। मित्रों, न्यायालय में बतौर साक्ष्य ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तथा वे साक्ष्य में एडमिशिबल होते हैं। लेकिन यदि ओरिजिनल दस्तावेज कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएं या ओरिजिनल दस्तावेज उस ऑपोजिट व्यक्ति के पास हो जिसके खिलाफ आपको साक्ष्य देनी है या ओरिजिनल दस्तावेज लॉस्ट हो जाए, तो ऐसे में पक्षकार क्या करे? तो ऐसे में सेकेंडरी एविडेंस या उसकी फोटोकॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट में दी गई है, उनको भी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों, सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताया गया है। प्राइमरी एविडेंस का अभिप्राय है वो मूल दस्तावेज या मूल कागज जिसके बारे में साक्ष्य में कोर्ट को प्रस्तुत किया जाना है, और सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है। तो सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से दस्तावेज हो सकते हैं? तो मूल दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, मूल दस्तावेज की ओरिजिनल दस्तावेज की मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई फोटोकॉपी हो सकती है, मूल दस्तावेज की कंपेयर्ड कॉपी हो सकती है, या काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से न्यायालय में यदि प्राइमरी एविडेंस को प्रस्तुत नहीं किया जाए तो सेकेंडरी एविडेंस को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। इसका सब सेक्शन ए कहता है कि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास हो जिसके खिलाफ आपको साक्ष्य देनी है, या कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी वह दस्तावेज जिस व्यक्ति के पास है वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत ना करे, या ऑपोजिट पार्टी ने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साक्ष्य में एडमिट कर लिया हो। सबसेक्शन सी कहता है कि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। सबसेक्शन डी ये कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो मूवेबल नहीं हो, तो भी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। सबसेक्शन ई कहता है कि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो तो भी उसकी कंपेयर्ड या सर्टिफाइड कॉपी को बतौर सेकेंडरी एविडेंस एडमिशिबल इन एविडेंस माना जा सकता है। सबसेक्शन एफ ये कहता है कि ऐसी सर्टिफाइड कॉपी हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो कि एक्ट में परमिशिबल हो, तो उसको भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में साक्ष्य में लिया जा सकता है। और सबसेक्शन जी ये कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अकाउंट्स के इतने बल्कि कॉपीज हों जिनको कि नॉर्मली कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता हो, तो भी सेकेंडरी एविडेंस को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय हैं? तो मित्रों, एक लेटेस्ट जजमेंट है 2020 का, केस का नाम है जगमाल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी ऑपोजिट पार्टी के पावर एंड पोजीशन में हो जिसके विरुद्ध एप्लीकेंट को साक्ष्य देनी हो, तो सेकेंडरी एविडेंस को साक्ष्य में लिया जा सकता है। या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आउट ऑफ रीच हो तो भी सेकेंडरी एविडेंस को मान्यता दी जा सकती है। या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ऐसे व्यक्ति के पास हो जो लीगली बाउंड हो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन बावजूद नोटिस उसने कोर्ट में वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, तो भी सेकेंडरी एविडेंस को साक्ष्य में लिया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का आया 23 जुलाई 2013 को। केस का नाम है कालिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ मित्रों, एक व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन वो 100% बर्न हो गया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन तैयार किया गया और डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस के समय प्रोसिक्यूशन से ओरिजिनल खो गया। तो कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति में उसकी कार्बन कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में अलाउ किया और यह सिद्धांत निर्धारित किया कि यदि एप्लीकेंट यह सिद्ध कर दे कि उसके द्वारा सारे प्रयास किए गए थे प्राइमरी एविडेंस को रिकॉर्ड पर लाने के, परंतु वह सारे प्रयासों के बाद भी प्राइमरी एविडेंस को नहीं ला पाया, तो सेकेंडरी एविडेंस को साक्ष्य के रूप में एडमिशिबल या ग्रहण किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन किस तरह ड्राफ्ट की जाए? तो मित्रों, सबसे पहले कोर्ट का पूरा नाम लिखें, फिर इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन नंबर लिखें, फिर उस केस का नंबर लिखें, फिर इस केस का पूरा टाइटल लिखें जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेंट ये लिखे कि ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट है सेकेंडरी एविडेंस को रिकॉर्ड पर लेने के लिए। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो डिटेल्स लिखें कि प्राइमरी एविडेंस कहाँ है, क्या प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो गई है, क्या प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गई है, या किस व्यक्ति के पावर एंड पोजीशन में प्राइमरी एविडेंस है जिसको कि माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है एप्लीकेंट के द्वारा। और इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का पूरा विवरण लिखें। इसके बाद यदि फोटोकॉपी है तो ये अवश्य लिखें कि यह फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी या काउंटर कॉपी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है। यदि फोटोकॉपी की फोटोकॉपी हो तो फिर उसके लिए एक कानून की पोजीशन अलग बनती है। इसलिए यह अवश्य लिखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है तथा हूबहू प्रतिलिपि है जिस मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की
ऑल्ट्रेशन नहीं किया गया है, यह मेंशन करना अति आवश्यक है सेकेंडरी एविडेंस के लिए। तो मित्रों, इसके बाद ये लिखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय यदि हो गया है तो उसका पूरा विवरण दें कि किस प्रकार, किस दिन, कैसे नॉलेज में आया कि डिस्ट्रॉय हो गया। अब प्रश्न उठता है कि एप्लीकेशन कब लगाई जानी चाहिए। तो जब एविडेंस का मौका आए तब अर्लीस्ट जो है एप्लीकेशन विदाउट डिले पेश की जानी चाहिए। इसके साथ प्रॉपर कोर्ट फीस, प्रॉपर एफिडेविट लगाया जाना चाहिए। रिलीफ में लिखें कि चूंकि प्राइमरी एविडेंस प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, इसलिए सेकेंडरी एविडेंस को बतौर साक्ष्य ग्रहण किया जाए और सेकेंडरी एविडेंस को लिया जाए। इस प्रकार से ओरिजिनल या प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल पाने पर सेकेंडरी एविडेंस को रिकॉर्ड पर लिया जाकर सेकेंडरी एविडेंस पर ही साक्ष्य दी जा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।